नमस्कार दोस्तों। तो स्वीडन में अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब बहुत ही ज़्यादा दंगे भड़के हुए हैं और इन दंगे भड़कने की वजह बता दी जा रही है कि कुछ कॉपीज़ थी कुरान की जिसको कि जला दिया गया और वो वीडियोस वायरल हो गए, जिसकी वजह से ये दंगे भड़क रहे हैं। लेकिन उसका भी वजह क्लियर नहीं, क्योंकि जब ये कॉपीज़ जलाई गई उसी के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने जो जो ये कॉपीज़ जला रहे थे कुरान की उनको गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद जब वो लोग गिरफ़्तार हो गए, उसके बाद रात को कुछ मॉब्स, रेडिकल इस्लामिस्ट मॉब्स जो कि स्वीडन में रिफ्यूजी बन के इस समय रह रहे हैं, वो आए और उन्होंने दंगे किए और अभी भी वो दंगा वहाँ चल ही रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा भी रिपोर्ट्स हैं कि वो जो दंगाई थे, जो एक वर्ग के दंगाई हैं, वो अल्लाहू अकबर का लगातार नारा लगाते हुए ये दंगा कर रहे थे। कुछ सवाल उठते हैं जो कि इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। क्या ये सब प्री प्लान तरीके से होता है? क्योंकि जैसे दिल्ली में राइट्स हुए थे और फिर बेंगलुरु राइट्स हुए थे, वैसे ही स्वीडन में भी राइट्स हुए हैं। और अगर हम इससे कंपेयर करें हिंदुओं को, तो देखेंगे कि हमारे हमारे राम, सीता और हमारे जितने भी देवी देवता थे, उनको कुछ लोगों ने, कुछ वर्ग के लोगों ने बहुत ही अभद्र बातें बोली, बहुत ही गंदी बातें बोली। इतनी गंदी बातें बोली कि उससे 1000 गुना ज़्यादा गंदी बातें बोली हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गंदी बातें बोली हैं। और अभी हाल ही में एक और लड़की थी जो कि शिव जी और पार्वती जी का जो व्रत होता है उसका मजाक उसने बनाया और उसको बोला कि उसको टॉयलेट पेपर में रखना चाहिए। तो अगर ऐसे होता तो उसने फ़ोटो भी दिखाई और उसको दंगे हो जाने चाहिए थे। ये लोग सबको इंटॉलरेंट कहते हैं और ख़ुद को बोलते हैं कि ये डरे हुए नागरिक हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसे डरे हुए नागरिक हैं जो कि डरते हैं और दंगा करते हैं? अगर ये निडर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हिंदुओं को इनटॉलरेंट बोलने वालों को सवाल उठता है कि अभी कुछ दिनों में जो इतने सारे हिंदुओं के अपमान हुए हैं, अगर हिंदू चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन हमने कानून का रास्ता अपनाया और उसको लोगों को जेल में डालने की प्रक्रिया चल रही है। तो हिंदू कैसे इंटॉलरेंट हो सकते हैं? हिंदू सबसे टॉलरेंट धर्म है पूरी दुनिया में, बट एक वर्ग है जो कि इनटॉलरेंट है। अब सवाल ये भी है कि स्वीडन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 370 आर्टिकल 370 और कश्मीर को लेकर बड़ा इश्यूज उठाई हैं। उनका नाम एलिंडे है और वो इस मुद्दे पे अभी भी चुप हैं। उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश चल रही है। ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन से हैं और आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, वो भी इस समय चुप हैं। उनको भी कुछ बोलना चाहिए। जो लोग सवाल उठाते हैं कि सीए एनआरसी पे, उनको देखना चाहिए स्वीडन में क्या हो रहा है। स्वीडन में किस हिसाब से कुछ लाख रिफ्यूजीज़ बहुत आते हैं और धीरे धीरे वो जो रिफ्यूजीज़ हैं फिर वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो दंगा भी करने लगते हैं। और अगर इसको इंडिया की दृष्टि से देखा जाए कि सीए एनआरसी की क्यों ज़रूरत है, और एनआरसी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर ये एक वर्ग के इंट्रूडर्स अगर ये यहाँ पे रहेंगे भारत में, तो ये रिफ्यूजी की तरह ही आएंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे और अपना ये काम शुरू करेंगे जिसके लिए इनको लाया जा रहा है। और ऐसा एक पैटर्न देखा गया कि स्वीडन पहले रिफ्यूजीज़ आए, फिर उन्होंने अब उनका खुल के रूप आ रहा। वैसे ही इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। इंडिया में भी अभी रिफ्यूजीज़ लगातार आ रहे हैं और इसी वजह से इंडिया को या किसी भी देश को अपने बॉर्डर खोलने से पहले सोचना चाहिए, स्पेशली इंडिया को, क्योंकि दिस इज़ अ डेंजर टू द नेशन। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल प्रकल्प एनालिसिस को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें।